जरा सोचिए कि एक ऐसा एग्जाम डिजाइन करना हो जिससे ये तय हो सके कि कोई उस जहाज को चलाने के काबिल है या नहीं जिसमें दुनिया की छठी आबादी सफर कर रही हो। आज हम इसी सवाल की गहराई में उतर रहे हैं और भारत पर शासन करने के लिए जो अल्टीमेट टेस्ट है उसे डिकोड करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक थोड़े अजीब से सवाल से। एक तरफ है सदियों पुराने भक्त कवि और दूसरी तरफ है मॉडर्न साइबर सिक्योरिटी। भला इन दोनों में क्या कनेक्शन हो सकता है? जवाब ये है कि ये दोनों ही उस नॉलेज बेस का हिस्सा हैं जो इंडिया जैसे कॉम्प्लेक्स और डाइवर्स देश को चलाने के लिए ज़रूरी हैं। तो चलिए इस अनोखे सिलेबस में डाइव करते हैं और देखते हैं कि इस अल्टीमेट एग्जाम को पास करने के लिए क्या-क्या जानना ज़रूरी है। हमारा सफर कुछ इस तरह होगा। सबसे पहले हम राष्ट्र की आत्मा को समझेंगे, फिर लोगों के वेलबींग की बात करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि इंडिया वर्ल्ड स्टेज पर कहाँ खड़ा है, और आखिर में इस कॉम्प्लेक्स सोसाइटी को गवर्न करने की आर्ट और एथिक्स को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सेक्शन से। देखिए, किसी देश पर शासन करने से पहले उसकी रूह को, उसकी आत्मा को समझना पड़ता है ना? क्योंकि अगर किसी देश के कल्चर और हिस्ट्री की गहरी समझ नहीं है तो उसे चलाने की कोशिश, समझिए, बिना कंपास के एक बड़े समंदर में भटकने जैसी है। और ये जो कोट है ना, ये इंडिया की असलियत को बिल्कुल साफ साफ बताता है। यहाँ की जो डाइवर्सिटी है वो सिर्फ एक फीचर नहीं है, बल्कि ये इस देश की पहचान है, इसकी सबसे बड़ी ताकत है। अब इस टेबल को देखिए, इससे पता चलता है कि ये डाइवर्सिटी अलग अलग लेवल पर काम करती है। जैसे खासी और गारो जैसी ट्राइब्स एक कॉमन कल्चर से जुड़ी हैं। फिर पंजाब और गुजरात जैसे स्टेट्स हैं जहां कॉमन लैंग्वेज एक बाइंडिंग फोर्स है। और सबसे इंटरेस्टिंग है आखिरी पॉइंट, जहां एक कॉमन साइकोलॉजी, एक जैसी सोच लोगों को जोड़ती है, जैसा हम तेलंगाना और गोरखाओं के केस में देखते हैं। और आज का इंडिया इतिहास की कई लेयर्स पे बना हुआ है। इसकी गूंज हमें पुराने संगम लिटरेचर में मिलती है, जिससे उस वक्त के साउथ इंडिया के सोशल फैब्रिक का अंदाजा लगता है। फिर भक्ति मूवमेंट आया, जिसने पूरे देश में सोशल रिफॉर्म्स की लहर ला दी। और आखिरी में 18वीं सदी में मुगल एम्पायर के डिक्लाइन के बाद जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आई, उसके असर आज तक महसूस किए जाते हैं। लेकिन किसी देश की आत्मा को समझना तो बस पहला कदम है। असली टेस्ट तो तब शुरू होता है जब उसके लोगों की भलाई, उनके वेलबींग का ख्याल रखना हो। और 1 अरब से ज्यादा लोगों के देश में ये कोई मामूली चैलेंज नहीं है। और यहाँ एक बहुत ही सरप्राइजिंग पैराडॉक्स सामने आता है। एक तरफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है, लोग ज्यादा पढ़ लिख रहे हैं, ये सब प्रोग्रेस के साइन है, राइट? लेकिन दूसरी तरफ भूख की समस्या अभी भी बनी हुई है, और इसकी वजह जितनी दुखद है उतनी ही अजीब भी। लोगों को चुनना पड़ रहा है, पेट भरना है या बच्चों को अच्छी एजुकेशन और हेल्थ देनी है, क्योंकि उनकी लिमिटेड इनकम इन्हीं चीजों पर खर्च हो रही है। इन नंबर्स को कॉन्टेक्स्ट में रखें तो ये कुछ ऐसा है जैसे हम एक स्काई स्क्रेपर बनाना चाह रहे हैं, लेकिन उसकी नींव जितनी मजबूत होनी चाहिए उससे काफ़ी कमज़ोर बना रहे हैं। मतलब हेल्थ और एजुकेशन के लिए हमारे गोल्स तो बड़े हैं, लेकिन उन्हें सच करने के लिए जो इन्वेस्टमेंट चाहिए वो पूरी नहीं हो पा रही। और इस डिजिटल एज में ये चैलेंजेस और भी बड़े हो जाते हैं। डिजिटल डिवाइड का मतलब सिर्फ टेक्नोलॉजी तक पहुंच ना होना नहीं है, इसका मतलब है मौक़ों तक पहुंच ना होना। सोच के देखिए, डिजिटल इलिटरेसी की वजह से एक बहुत बड़ी आबादी उस दुनिया से पीछे छूट रही है जो तेजी से ऑनलाइन हो रही है। ये सिर्फ टेक्निकल प्रॉब्लम्स नहीं है, ये सबको साथ लेकर आगे बढ़ने के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावटें हैं। तो अभी तक हमने इंडिया के इंटरनल चैलेंजेस की बात की, लेकिन दुनिया में इसका क्या रोल है? चलिए अब फोकस शिफ्ट करते हैं वर्ल्ड स्टेज पर और देखते हैं कि इस तेजी से बदलती दुनिया में इंडिया अपना रास्ता कैसे बना रहा है। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की आइडेंटिटी में हमेशा से एक कश्मकश रही है। क्या इंडिया उन देशों का लीडर है जिनकी आवाज़ सुनी नहीं जाती, या फिर एक इमर्जिंग ग्लोबल पावर? ये एक तरह से रस्सी पर चलने जैसा है। एक तरफ वो इंडिया है जो हमेशा से दबे कुचले लोगों के लिए खड़ा हुआ है, और दूसरी तरफ वो एम्बिशियस इंडिया है जो एक ग्लोबल पावर के तौर पर अपनी जगह बना रहा है। और इंडियन डिप्लोमेसी का असली आर्ट इन दोनों पहचानों के बीच एक परफेक्ट बैलेंस बनाने में ही है। और अब हम आते हैं इस डिस्कशन के सबसे ज़रूरी हिस्से पर। हमने अभी तक क्या और क्यों की बात की है, अब बात करते हैं कैसे की। ये आखिरी सेक्शन पूरी तरह से गवर्नेंस के प्रैक्टिकल और एथिकल साइड के बारे में है।
एक ऐसे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के बारे में सोचिए जो सिर्फ ऑफिस में बैठकर ऑर्डर्स पास नहीं करता, बल्कि वो गांव में जाता है, लोगों से मिलता है, उनकी सुनता है और उन्हें इंस्पायर करता है कि वो अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए खुद आगे आएं। यही है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। और अच्छी गवर्नेंस कोई वन साइडेड गेम नहीं है जिसे लोग बस देखें। इसमें सबको शामिल करना पड़ता है। इसकी शुरुआत लोगों को पॉलिसी मेकिंग के स्टार्ट से ही जोड़ने से होती है। इसका मतलब है सरकारी डिपार्टमेंट्स के बीच की दीवारों को तोड़ना ताकि वो मिलकर काम करें, और सबसे जरूरी, लोगों का भरोसा जीतना, क्योंकि अगर भरोसा नहीं है तो बढ़िया से बढ़िया प्लान भी फेल हो जाता है। लेकिन सिर्फ रूल्स, रेगुलेशंस और सिस्टम बना देने से ही अच्छी गवर्नेंस की गारंटी नहीं मिलती। असली चैलेंज इससे कहीं ज्यादा गहरा है। और यहीं इस पूरी बात का एसेंस, इसका सार छिपा है। गवर्नेंस का अल्टीमेट गोल सिर्फ नियम लागू करना नहीं है, बल्कि ऐसे कैरेक्टर वाले लोग तैयार करना है जो सही वैल्यूज को खुद ब खुद फॉलो करें। स्ट्रेंथ और कैरेक्टर वाले लोग, यही है गवर्नेंस का असली मकसद। तो आखिर में पूरी बात इस पर आकर रुकती है। इंडिया को गवर्न करना किसी एक सब्जेक्ट में एक्सपर्ट होना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि इस पजल के सारे अलग अलग टुकड़े एक साथ कैसे फिट होते हैं। 15वीं सदी के कवि और साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, ये अलग अलग दुनिया नहीं है। ये दोनों उसी बड़े, कॉम्प्लेक्स और खूबसूरत ताने बाने का हिस्सा हैं जिसे हम इंडिया कहते हैं। और ये हमें हमारे आखिरी सवाल पर लाता है, एक सवाल जो हम सबके लिए है। अगर इस देश के लीडर्स के लिए एक अल्टीमेट टेस्ट डिज़ाइन करना हो तो उसमें क्या होगा? वो कौन सी एक चीज़ होगी जिसे जानना 1 अरब से ज़्यादा लोगों का फ्यूचर सौंपने से पहले सबसे ज़रूरी होगा? शायद इसी सवाल का जवाब ढूंढना ही असली अल्टीमेट टेस्ट है।